मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर के क्लास में वेलकम है। बच्चों, आज का वीडियो ये 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं 12 स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें मैं सिलेबस पर डिस्कशन किया था और साथ में पार्टनरशिप या आगे की कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके लिए मैं बेसिक नॉलेज पर एक वीडियो दिया था। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है वो, बेसिक नॉलेज वाली। अगर आप उसको गंभीरता से वीडियो को देख रहे हो तो बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर वाइज क्लियर होने वाला है। उसमें बहुत कुछ मैं सिखाने का, बताने का प्रयास किया था। ठीक है ना? तो आप लोग अगर नहीं देखे हो वीडियो बेसिक नॉलेज वाली तो काइंडली जाकर आप उस वीडियो को देखो, ताकि मुझे आप आगे की जो वीडियो मैं बनाऊंगा चैप्टर वाइज, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, आगे भी जो चैप्टर्स आएंगे आप मेरी क्लास को बखूबी समझ सको। ठीक है, पूरी तरह से समझ सको, इसलिए उस वीडियो को देखना जरूरी है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं उस वीडियो में समझाया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होते हैं, उसकी एक एंट्री नहीं 2 एंट्री होता है। एक प्राइमरी एंट्री और दूसरा सेकेंडरी एंट्री। ठीक है, सेकेंडरी एंट्री को ही हम लोग ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हैं या क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं। तो कैसे किसी भी नेम को, किसी भी ट्रांजैक्शंस को कैसे क्लोज किया जाना है, इस चीज को आप उसमें जाके समझें। ठीक है, कैसे क्लोज किया जाना है ये कंप्लीट उसमें बताया गया है। प्लस माइनस का खूबसूरत साइन आपको समझाया गया है। तो आपको बहुत ही आनंद आएगा आगे के जो भी चैप्टर्स पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आप उस वीडियो को देखे रहेंगे। आज देखो, मेरा पार्टनरशिप फर्म चैप्टर जो होगा वो पार्टनरशिप चैप्टर पर मैं वीडियो बना रहा हूं। पार्टनरशिप चैप्टर में फंडामेंटल मैं बात कर रहा हूं। देखो, फंडामेंटल बेसिक चैप्टर है ये, फंडामेंटल। फंडामेंटल के बाद इसमें आगे के चैप्टर्स की बात करेंगे हम लोग, जैसे रेशियो चेंज कर दिया जा रहा हो, या गुडविल चैप्टर हो, या एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो। आगे हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे। बट आज टॉपिक मेरा जो चल रहा है वो फंडामेंटल पर चल रहा है। और फंडामेंटल में बहुत सारे बेटे, देखो मेरे सारे स्टूडेंट्स, फंडामेंटल में बहुत सारे टॉपिक हैं। हर एक टॉपिक पर मैं 1-2 प्रॉब्लम बनाकर उसको समझाऊंगा। सबसे पहली चीज, पहले की वीडियो में ही मैं बात किया हुआ हूं कि मैं किसी भी राइटर के बुक को फॉलो नहीं करूंगा। इसको समझ लेना, मैक्सिमम ये जान लो कि मैं फॉलो नहीं करता हूं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं बन पा रहा हो, किसी भी राइटर की बुक्स अगर बना रहे हो, टीएस गिरवाल हो, गोयल हो, अदर जो भी बुक्स बना रहे हो, नहीं बन रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, कौन सा प्रॉब्लम नहीं बन रहा है। मैं उसको बनाने का, समझाने का प्रयास करूंगा। यही मैं कोशिश करूंगा बैठ के आप लोगों के साथ। ठीक है ना? तो ये मेरा प्रयास रहेगा जरूर कि मैं उस पर कंप्लीट आपको उसका सॉल्यूशन दूं। ये मेरा कोशिश रहेगा। देखो, ठीक है, तो मैक्सिमम मेरा अपना खुद का थ्योरी रहेगा। देखो, आगे के चैप्टर्स जब आएंगे, प्रैक्टिकल जब प्रॉब्लम की बात मैं करूंगा तो मेरा खुद की थ्योरी रहेगा, खुद का प्रॉब्लम रहेगा। देखो, मेरी थ्योरी और मेरे प्रॉब्लम्स को अगर आप समझ गए, समझ के आ गए, समझोगे ही, तो फिर दुनिया का किसी भी राइटर का बुक पढ़ोगे, आपको समझ में भी आएगा और वो पूरी तरह से बनेगा भी। मैं बनावटी वीडियो बना के नहीं दूंगा। आपको लगेगा कि मैं क्लासरूम में बैठा हुआ हूं, सर से पढ़ रहा हूं। मैं बस वही काम करता हूं, जान लेना। तो बहुत बेनिफिट होने वाला है मेरे सारे स्टूडेंट्स को, जो मेरे चैनल पर हो, जो देखते हो मेरे चैनल को। ठीक है, बस वीडियो समझ में आ जाए, पसंद आए, क्लास आपको वीडियो देख के आनंद आ जाए, तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये काम जरूर करना। और कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट जरूर करना। कमेंट थोड़ा कम हो रहा है, कमेंट किया करो। क्या कमी, क्या बेसी है वीडियो में, कैसा क्या लग रहा है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताने की प्रयास करें आप, कोशिश करें आप। ठीक है ना? तो देखो, फंडामेंटल चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आज तो मैं 2 पार्ट में इसको बांटे हुए हूं। देखो, ये पार्ट 1, अभी लेक्चर 1 मेरा बन रहा है, ये पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल, जिसमें थ्योरी पार्ट की बात कर रहा, थ्योरी सेक्शन है और एक प्रैक्टिकल सेक्शन है। तो आज की वीडियो में मैं थ्योरी सेक्शन की बात करूंगा। लेक्चर 2 भी जो आएगा वो थ्योरी सेक्शन पर ही रहेगा, लेकिन लेक्चर 3 से जो
वीडियो अपलोड होगा वो सारा प्रैक्टिकल रहेगा, देख लेना भाई। ये सब प्रैक्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम रहेगा, प्रैक्टिकल सेक्शन पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 3 से लेक्चर नंबर 2 तक मेरा थ्योरी रहने वाला। देखो लेक्चर 1 में भी थ्योरी है, लेक्चर 2 में भी थ्योरी होंगे, क्योंकि थ्योरी को भी जानना जरूरी है, खासकर पार्टनरशिप में थोड़ी डीप में डिस्कशन हम लोग करेंगे। जब प्रैक्टिकल में आएंगे हम लोग, तो उसमें प्रैक्टिकल में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक टॉपिक है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, कितने मेथड्स हैं, ये सारे मैं सिलेबस वाले डिस्कशन में लिखा हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, और उसके क्या प्रोविजंस होंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग कट मेथड क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा, क्या होता है ये, ठीक है ना। गारंटी क्या है, किस बात की गारंटी, किसको गारंटी, प्रॉब्लम कैसे बनेगा वो, ये सारे चीज पर मैं 1 बाय 1 वीडियो लाऊंगा। तो आज आप लोग देखो थ्योरी के नाम पर हम लोग जो यहां पर सीखने जा रहे हैं, सबसे पहला चीज की पार्टनरशिप जो आ रहा, देखो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की परिभाषा, डेफिनेशन। तो एक तो डेफिनेशन होता है देखो कॉमन जो अपने से लोग डिफाइन करते हैं, और एक जो डेफिनेशन होता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर ऐसे सिंपल वे में हम लोग बात करें तो इफ, ठीक है, मोर देन 2 पर्सन, अरे एटलीस्ट तो 2 चाहिए पार्टनरशिप में हो, तो पार्टनरशिप में जाना है तो 1 पर्सन से तो पार्टनरशिप होगा नहीं। तो व्हेन 2 और मोर पर्सन वांट्स टू कैरी ए बिजनेस विथ ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट, देन इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। यही पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। देखो ये अपनी डेफिनेशन हो गई। अगर हम लोग सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग चले, देखो एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर हम लोग एज पर सेक्शन 4 की बात करें, देखो एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात हो रहा है। देखो 1932, ठीक है ना, क्लियर लिखा हुआ था। देखो द टर्म पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के संबंध, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स को बांटने पर सहमति जताया है, ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल, वो सब लोग मिलकर वो बिजनेस को चला रहे हैं, चलाएंगे, ठीक है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक पार्टनर उसमें से बिजनेस को रन कराएगा सबके बिहाफ में, ठीक है ना। तो इसको पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। देखो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या आ गया, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द टर्म पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप को क्या कहा जा रहा है, एक रिलेशन है, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक संबंध, रिलेशन। रिलेशन क्या, चाचा मामा फूफा का थोड़ा रिलेशन है यार, बिजनेस करना है तो बिजनेस को करने के लिए आप एक रिलेशन डेवलप कर रहे हो, ठीक है ना। द टर्म पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। देखो बिजनेस आ गया तो रिलेशन भी बिजनेस को लेकर ही होना है। कैरिड ऑन बाई ऑल, जो सबके द्वारा कैरी किया जाएगा, या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या किसी एक के द्वारा बिजनेस को किया जाएगा जो सबके बिहाफ में करेगा। तो ये सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग देखो डेफिनेशन हो गया। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी के रूप में कि आप पार्टनरशिप को डिफाइन करो, तो इस तरह से आप पार्टनरशिप को डिफाइन करना, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ऐसे डिफाइन करना। देखो अब आ गया एसेंशियल एलिमेंट्स या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। पार्टनरशिप की जो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, तत्व या फीचर्स जो होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे, इसकी विशेषता गुण वो क्या क्या होगा ये देखना है। देखो सारे पॉइंट को हम एक जगह लाए हुए हैं कि एटलीस्ट 2 पर्सन, पार्टनरशिप बिजनेस में जाना है आपको तो कम से कम 2 पर्सन चाहिए, एक से तो पार्टनरशिप होगा नहीं,
मैक्सिमम क्या होंगे वो आगे थ्योरी में बताएंगे, लिखाएंगे हम। लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेस में जाना है तो कम से कम 2% का होना जरूरी है। तो लिख रहा है एटलीस्ट 2%, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। सेकंड बोलता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का होना। हालांकि एग्रीमेंट ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, इस पर भी हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे। पहले पॉइंट को देख लो कि फीचर्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में थ्योरी भी पूछा जाना है कि पार्टनरशिप को डिफाइन करो या उसके फीचर्स होते हैं उसके 3-4 पॉइंट लिखो। ऐसे कुछ 2-3 नंबर 4 नंबर के सवाल पूछ दिए जाते हैं। केवल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं पूछे जाने हैं, आपको समझा दिए हैं सारा सिलेबस में कि कैसे कैसे प्रॉब्लम पूछा जाना है। खासकर सीबीएसई वाले बच्चों का प्रॉब्लम कैसे पूछा जाना है, आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन कैसे पूछा जाना है, ये सारा मैं डिस्कशन किया हुआ हूं सिलेबस वाले में। तो आप वहां जाकर देख लेना उस चीज को, क्या कौन सा चीज पर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारा क्लियर वहां किया गया। देखो तो एटलीस्ट 2% पहला पॉइंट हो गया देखो फीचर्स का। सेकंड क्या हो गया एग्रीमेंट। थर्ड क्या हो गया बिजनेस, बिजनेस का होना जरूरी है, ठीक है ना। इट मस्ट बी ए बिजनेस। जब बिजनेस नहीं रहेगा तो काहे का पार्टनरशिप भाई, कौन चीज का पार्टनरशिप करने जा रहे हो फिर, ठीक है। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना जरूरी है। इसके बाद बोलता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कोई 1% रख लेगा, कोई पार्टनर रख लेगा, उसका शेयरिंग होना चाहिए। तो लिख रहा है यहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट को बांटना है तो रेशियो की भी बात आएगा, किस रेशियो पर प्रॉफिट लॉस को बांटा जाएगा, ठीक है ना। तो वो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे डीड वाले टॉपिक में, ठीक है। तो हो गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्या हो गया आपका म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो गया नो सेपरेट एंटिटी। आपको 11th वाली कॉन्सेप्ट की जो हमारी वीडियो है कॉन्सेप्ट क्लासेस पर, उसमें एक कॉन्सेप्ट मैं दिया था एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं क्या बताया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। मैं अकाउंट्स किसका बनाने जा रहा हूं, बिजनेस का, नॉट बिजनेसमैन। तो यहां पर बात कर रहा है देखो कि नो सेपरेट एंटिटी। जो पार्टनरशिप फर्म हम बना रहे हैं क्या उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, क्या वो सेपरेट एंटिटी है या नहीं है, ये जानना है। तो इस टॉपिक पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी तो ये पॉइंट है रखना, नो सेपरेट एंटिटी। बोलता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, अभी तो पॉइंट है, समझ लो। इसके बाद डिफाइन कर रहे सारे चीज को देखो हम। अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कॉन्सेंट, ठीक है, बिना कॉन्सेंट का इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप का। अब देखो इस फीचर्स में से एटलीस्ट 2%, यहां पर देखो पॉइंट आ गया मेरा, एटलीस्ट 2%, कम से कम 2% होना चाहिए। कि पर्सन होना कैसा चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। केस बेस्ड जो आपका एमसीक्यू जाने वाले हैं, देखो ये सारे चीज को क्लियर करोगे थ्योरी को बहुत डीप में, तभी आप उस तरह की प्रॉब्लम्स को बना पाओगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना फिर भी आसान है, लेकिन जो केस बेस्ड आपका एमसीक्यू जब आप अब आने वाले हैं वो टिपिकल हो जाएगा अगर आप इस थ्योरी को ढंग से नहीं समझेंगे, तो आप प्रॉब्लम को पूरी तरह से नहीं बना पाएंगे, दिक्कत होगा, ठीक है। अब बोलता है कि एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट 2% में क्या है देखो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। सिंपल सी बात है यार, एक व्यक्ति अगर केवल बिजनेस चलाएगा तो उसको तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोला जाएगा या सोल ट्रेड बिजनेस बोला जाएगा। जिस बिजनेस का एक मालिक हो, ठीक है, एक ऑनर हो, उस बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहा जाता है, पार्टनरशिप नहीं। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहेंगे या सोल ट्रेड बिजनेस कहेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप तो तभी हो सकता है जब पर्सन एक से ज्यादा हो, यानी कम से कम 2 हो। ज्यादा से ज्यादा कितना हो वो तो आगे थ्योरी में मैं लिखूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन कम से कम एटलीस्ट 2% का होना जरूरी है। देखो तो लिख रहा है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म ए पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन्स मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोल दिया ये, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म पार्टनरशिप and all such persons must be
कंपेटेंट, सक्षम होना चाहिए। किस बात को लेकर? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट भाई मेरे, ये कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। देखो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। बोलता है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स, 2 पर्सन्स तो कम से कम होना ही चाहिए, लेकिन पर्सन होना कैसा चाहिए? तो बोलता है कि पर्सन कैसा होना चाहिए? ऑल सच पर्सन्स मस्ट बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को करने में वो सक्षम होना चाहिए, ठीक है, कैपेबल होना चाहिए। अब सक्षम किसको कहा जाएगा भाई? ठीक है ना, कंपेटेंट किसको कहा जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो देखो मैं कुछ कुछ टर्म्स को अब उधर से क्लियर करने के लिए इधर की टॉपिक को हटा रहा हूं। यहां से डेफिनेशन तो मैं आपको यहां समझा दिया, लिखा दिया। अभी थ्योरी की हम बोले कि अभी पार्ट 1 लेक्चर 1 चल रहा है, लेक्चर 2 भी थ्योरी पर ही आने वाला है। इसके बाद ये प्रैक्टिकल सेक्शन जो है उस पर अब हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिकल की बात करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, अदर्स जो भी टॉपिक है, ठीक है। तो मैं यहां से देखो इस चीज को अभी हटा रहा हूं, डेफिनेशन को। ये मैं हटा रहा हूं, देखो देखो भाई, अब यहां पर एक बात आ गया कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? सबसे पहले मान लो कि अगर मुझे ये मार्कर बेचना है और मान लो आप ही से ये मार्कर हमको बेचना है, तो मैं क्या करूंगा? आपसे बोलूंगा ना कि भाई आप ये मार्कर लोगे क्या? तो भाई आप मार्कर लोगे का मतलब क्या हो गया? मैं क्या किया आपको? मैं आपको ऑफर दिया। क्या दिया? ऑफर, दैट इज प्रपोजल। एक प्रस्ताव दिया कि भाई मुझे ये बेचना है, मतलब आपको हम ऑफर दिए। इस ऑफर को क्या करोगे अगर आपको लेना है? तो बोलोगे हाँ सर लेंगे। लेंगे का मतलब क्या कर रहे हो आप? लेंगे का मतलब आप हमसे प्रॉमिस कर रहे हो। क्या कर दिया? प्रॉमिस। प्रॉमिस किया मतलब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर दिया आप, एक्सेप्टेंस ये किया, ठीक है। सबसे पहले ऑफर दिया जाता है। अगर मुझे कुछ बेचना है तो मैं क्या करूंगा? ऑफर दूंगा कि लेना है क्या जी। अगर आपको लेना है तो आप एक्सेप्टेंस दोगे कि हाँ जी हम लेंगे इसको, ठीक है ना। अब लेंगे, आप एक्सेप्टेंस दे दिया, दैट इज यहां पर क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। तो पहला होता है ऑफर। देखो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? ऑफर का होना जरूरी है, ऑफर किया जाएगा। फिर उस ऑफर का एक्सेप्टेंस यानी प्रॉमिस का होना जरूरी है, तीसरा। अब आप हमसे क्या पूछोगे कि सर आप कितना में इसको बेचोगे? मतलब क्या होना चाहिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हो किसी से तो कंसीडरेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन भी होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए रे भाई? कंसीडरेशन भी होना चाहिए, ये जान लो, कंसीडरेशन भी होना चाहिए। कंसीडरेशन के बाद क्या होता है? जब कंसीडरेशन हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग? कंसीडरेशन के बाद होता है देखो एग्रीमेंट। इसके बाद क्या होगा? एग्रीमेंट कि भाई ठीक है पैसा भी तय हो गया तो एग्रीमेंट करो। अब एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? इनफोर्सेबिलिटी होना चाहिए, इनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या होना चाहिए? ये इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, इनफोर्सेबल बाय लॉ। तब जाकर क्या बनेगा ये? तब जाकर ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एग्रीमेंट जब आप करने जा रहे हो तो एग्रीमेंट आप करोगे किस चीज पर? कहां एग्रीमेंट करेगा? तो एग्रीमेंट के लिए पेपर आपको बनाना होगा, और वो पेपर कहां बनेगा? रेवेन्यू स्टाम्प पर, ताकि कोर्ट में वो टिक सके, ठीक है ना, कोर्ट में वो टिक सके। इसलिए एग्रीमेंट जब बनाएंगे तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल पेपर होता है, रेवेन्यू स्टाम्प। उस पर आपको एग्रीमेंट बनाना है कि भाई आपसे मैं पेन बेचने का ऑफर दिया था और आप लेने के एक्सेप्टेंस दिए हो, उसमें कंसीडरेशन भी तय हो गया है, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे? एग्रीमेंट बना दो
कि ठीक है हम लोगों की बातचीत इस मुद्दे पर हुआ है, एग्रीमेंट बना दिया जाएगा, ठीक है ना। अब एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, इनफोर्सेबल होना चाहिए, इनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ में ये प्रभावी में होना चाहिए, लॉ के द्वारा प्रभावी होना चाहिए, तभी कोर्ट में टिकेगा ये, और तब जाकर ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जितना चीज आप यहां पॉइंट देख रहे हो, इसके लिए आपका मेजर का होना जरूरी है, माइनर नहीं। एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है ये जानना है, तो आपका मेजर होना जरूरी है, पहला चीज, यानी बालिग होना जरूरी है, तभी आप इन सारी चीजों को कर पाओगे, ठीक है। तो अब आपको यहां क्या बोल रहा था ये, कि ऑल सच पर्सन्स मस्ट बी कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपटेंट होना चाहिए। तो कंपटेंट का मतलब क्या है, देखो आगे क्लियर भी कर रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 में यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था इंडिया में, ठीक है ना, एक लॉ बना दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बोलता है कि वैसे सारा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को करने में कंपटेंट है, सक्षम है, फॉलोइंग को छोड़कर, निम्नलिखित को छोड़कर, यह बोल रहा है। किसको छोड़कर, एक माइनर, जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो माइनर हो, तो माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्लियर है। नंबर 2, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड है, जैसे मान लो हो गया लूनेटिक्स है, पागल, इडियट है, मूर्ख, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, ये जान लेना। थर्ड पॉइंट आ गया, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ के द्वारा किसी पर्सन को डिसक्वालीफाई कर दिया गया हो, एग्जाम्पल में जैसे दिया गया इंसॉल्वेंट, कोर्ट के द्वारा आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया, यानी दिवालिया घोषित कर दिया गया। क्यों दिवालिया घोषित किया गया भाई, मान लो आपके पास लायबिलिटी ज्यादा का हो गया और एसेट्स कम का है, आप सारा एसेट्स को बेचकर, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचकर आप अपने लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या होगा, लायबिलिटी वाले लोग पैसा तो बार बार मांगने आएंगे, तंग करेंगे आपको। तो भारत में क्या है, इंसॉल्वेंसी एक्ट एक चैप्टर आपको आगे पढ़ने के लिए कॉमर्स में मिलेगा, इंसॉल्वेंसी एक्ट एक चैप्टर आया हुआ है, कि बनाया गया है इंडिया में, जिसके माध्यम से आप कोर्ट में क्या करोगे, एक पिटीशन फाइल करोगे, कोर्ट के शरण में जाओगे कि भाई लायबिलिटी वाले लोग बार बार लाके हमको तंग कर रहे हैं पैसा को लेकर, और मेरे पास किसी परिस्थिति में पैसा नहीं है, ठीक है, पर्सनली हमारे पास नहीं है, बिजनेस का एसेट्स बेच के भी मैं पेमेंट पूरा नहीं कर पाऊंगा, जितना कर पाऊंगा उतना कर दूंगा, लेकिन जो नहीं कर पाऊंगा उसके लिए कहीं से भी हमारे पास कोई उपाय जुगाड़ नहीं है। तब कोर्ट क्या करता है, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाएगा, यानी दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, कोर्ट आपको दिवालिया घोषित कर देगा कि ठीक है भाई इसके पास कुछ नहीं है, कोर्ट ऐसा जांच पड़ताल कर लिया है, पेपर में भी आ जाएगा कि इस पर्सन को बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दिवालिया घोषित कर दिया गया, इंसॉल्वेंट। तो अगर ऐसा कोई मामला है, ऐसा कोई पर्सन है जिसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, तो वो भी कंपटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये जान लेना। तो 3 देखो सबसे मेजर पॉइंट यहां पर आ गया है कि कोई माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो एटलीस्ट 2 पर्सन तो है, ये पॉइंट तो दे दिया फीचर्स में आपका कि एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए, बट पर्सन होना कैसा चाहिए, तो ये लिख दिया गया है कंप्लीट। देखो अब इसी में से एमसीक्यू निकाल के डाल देगा, देखो अभी मैं यहां एग्जांपल लिया, देखो प्रॉब्लम इस पर सेट कर दिया हूं, देखो ये प्रॉब्लम है, समझो ये प्रॉब्लम यहां पर आया हुआ है, देखो क्या है प्रॉब्लम, 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं, देखो सगे भाई, 2 भाई हैं, एक का नाम है रागा, एज 18 ईयर्स, उसकी उम्र 18 ईयर्स है, मतलब वो बालिग है। सेकंड का नाम है डागा, एज 17 ईयर्स, मतलब नाबालिग हो गया ये। एक 18 साल का है, एक 17 साल का है, तो 18 वाला तो बालिग है लेकिन 17 वाला नाबालिग है। डिसाइड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, ठीक है, विथ ए प्रोविजन दैट डागा विल शेयर द प्रॉफिट्स ओनली। ये दोनों मिलकर क्या चाह रहा है, एक पार्टनरशिप फॉर्म करना चाह रहा है, एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाना चाह रहा है, ठीक है ना।
जिसमें से जो लाभ होगा वो माइनर को दिया जाएगा। कैन दे डू सो? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा किया जा सकता है? आप लोग खुद बताओ। अभी इतनी सारी पॉइंट पर हमने डिस्कशन किया, मैं डिस्कशन किया इतनी सारी पॉइंट पर। क्वेश्चन आपका देखो इसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाएगा। टू ब्रदर्स, रागा एज 18 ईयर्स, डागा एज 17 ईयर्स। दो सगे भाई हैं, एक की उम्र 18 साल, दूसरे की उम्र 17 साल। डिसाइड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बनाने के लिए लोग डिसाइड किया है। विथ ए प्रोविजन दैट डागा विल शेयर द प्रॉफिट्स ओनली, इस प्रावधान के साथ कि प्रॉफिट केवल डागा को दिया जाएगा। कैन दे डू सो? क्या ये लोग ऐसा कर सकता है? बताओ आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका सीधा आंसर क्या होना चाहिए लिखा है देखो सॉल्यूशन में, यहां दिया हुआ डिसीजन, दे कैन नॉट डू सो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या बोला गया है, माइनर, यहां पर देखो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले बोला गया कि ठीक है कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए बिजनेस को बनाने के लिए, पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए। लेकिन 2 पर्सन में पर्सन होना कैसा चाहिए? वैसा पर्सन जो कंपेटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कंपेटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब कौन कंपेटेंट है? बोला सारे पर्सन्स कंपेटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये तीनों को छोड़कर। अब ये 3 में कौन आए हुए लिखा हुआ है? माइनर पहला आ गया। तो यहां क्वेश्चन में ही देखो एक जिसकी एज 17 ईयर्स है वो माइनर है, तो एक मेजर और एक माइनर हो गया। क्या ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकता है क्या? बना सकता है क्या? अरे यार नहीं बना सकता है भाई, कैसे बनाएगा? कंप्लीट आपको एक तो थ्योरी समझा रहा है, मेजर होना जरूरी है, ठीक है। तो लिख दिया देखो यहां पर सॉल्यूशन में, डिसीजन में कि दे कैन नॉट डू सो, ऐसा नहीं कर सकता है। रीजन देखो यहां लिखा हुआ रीजन, क्या रीजन में लिखा गया? देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन, ये तो सब लोग समझ गए हो कि कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए। एंड सच पर्सन मस्ट बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो भी पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कंपेटेंट होना चाहिए। इन द गिवन केस, जो केस यहां दिया गया प्रॉब्लम में, इन द गिवन केस डागा इज नॉट कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, डागा जो है वो कंपेटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? बिकॉज ही इज ए माइनर, वो क्या है? माइनर है। हेंस देयर इज ओनली 1 पर्सन रागा हु एलोन कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप। अब तक केवल एक ही पर्सन बच गया रागा जो मेजर है, तो क्या अकेला मिलकर पार्टनरशिप बना लेगा? क्या नहीं बना पाओगे। इसलिए रीजन भी कंप्लीट लिख दिया गया देखो। तो इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे या इसी में से कुछ एमसीक्यू रेडी कर दिए जाएंगे। तो आपको अगर ये डीप में थ्योरी का नॉलेज रहेगा, ठीक है ना, तभी आप इसकी रिप्लाई दे पाओगे। तो मैं देखो फीचर्स की पहला पॉइंट एटलीस्ट 2 पर्सन में ये सारे थ्योरीज को क्लियर किया। एग्रीमेंट में देखो क्या होगा, एग्रीमेंट जो है एग्रीमेंट देखो जो आ रहा है बेटे, एग्रीमेंट पर आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। देखो एग्रीमेंट जो आपका है, ये एग्रीमेंट ये ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। देखना, अगर ये रिटेन में है तब इसको हम लोग डीड बोलेंगे, डीड। अब रिटेन जब भी होगा, ये रिटेन कहां होगा? ये ऑन स्टाम्प पेपर, ऑन स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर पर होगा। देखो तो मैं यहीं पर एग्रीमेंट को समझा दिया कि एग्रीमेंट या तो ओरल होगा, जैसे 2 पर्सन, मान लो कोई जान पहचान का ही तो पर्सन है जिससे आप पार्टनरशिप बनाने जा रहे हो ना भाई, तो ऑन द टेबल बैठ के आप लोग डिस्कस किया कि हाँ जी ये बिजनेस हमको करना है, इसके लिए ये कैपिटल रहेगा, है ऑन द टेबल बैठ के डिस्कशन कर लिए हो। अब चूंकि दोनों जान पहचान की ही हो तो बोला चलो ना यार ठीक है ओरल ही रहने दो, क्या दिक्कत है, हम लोग तो हैं दोनों अपने मित्र। बट पैसा अच्छे अच्छे लोगों को हिला देता है, बेईमान भी बना देता है। इसलिए जो भी बातचीत आप लोगों के बीच में हुआ उसका रिटेन में होना चाहिए, रिटेन में होना जरूरी है वो, तभी जाके वो कोर्ट में टिकेगा। ओरल है तो क्या टिकेगा, मौखिक है तो आप क्या रखोगे प्रूफ के तौर पर कोर्ट में, कोई मामला फंसा आप लोगों के बीच में तो, ठीक है।
तो आपके पास एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये ऑप्शन तो है कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा यस नो में कि बताओ भाई जो एग्रीमेंट होता है ओरल होता है कि रिटन होता है? दोनों हो सकता है भाई, बोथ ओरल एंड रिटन। अगर रिटन में है, लिखे हो, तो लिखना कहां है इसको? आप किसी भी वकील के पास जाओगे या किसी सीए के पास जाओगे जो इस एग्रीमेंट को बनाएगा, चूंकि वही लोग प्रोफेशनल्स हैं, क्या मैटर लिखा जाना है वही लोग डिसाइड करेंगे, लिखेंगे। तो स्टाम्प पेपर है 50, 100, 200 रुपए की, 500 रुपए की, जो भी स्टाम्प पेपर आएगी, कैपिटल के अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टाम्प पेपर का नीड होगा, जैसा आपका लॉयर बोलेगा, जैसा आपका सीए बोलेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग स्टाम्प पेपर ले लेना है और उसी पर सारे पॉइंट को लिखा जाएगा जो आप लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ है। तो रिटन में होना चाहिए ताकि आप कोर्ट में इसको रख सको एज ए प्रूफ कि हम लोगों के बीच में क्या डिस्कशन हुआ था। अगर रिटन में आपका एग्रीमेंट बन गया तो रिटन एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? डीड बोल रहे हैं। रिटन एग्रीमेंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? डीड बोल रहे हैं, ठीक है। ओरल है तो डीड नहीं बोला जाएगा, रिटन है तो डीड बोला जाएगा। और जब डीड बोला जाएगा तो उस डीड के कंटेंट होंगे। जब डीड बना रहे हो यानी पेपर में सारी पॉइंट को लिख रहे हो, तब फिर क्या लिखा जाना है, कौन कौन सी पॉइंट को लिखा जाना है, उसको कंटेंट बोला जाएगा। वो कंटेंट क्या क्या होगा ये आपको हम लेक्चर नंबर 2 में बताने वाले हैं, देखना, ठीक है ना। आज के लेक्चर में जो टॉपिक चल रहा है फीचर्स, इसको समझने की आप प्रयास कीजिए क्या चल रहा है। देखो, बिजनेस यहां पर हो गया, देयर मस्ट बी ए बिजनेस, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए बिजनेस। देखो, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी ए बिजनेस। एक बिजनेस का होना अति आवश्यक है, तभी आपका पार्टनरशिप यहां काम करने जा रहा है। देखो, फिर आ गया म्यूचुअल एजेंसी, नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी में आपको क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को? नो सेपरेट एंटिटी के अंदर मान लो मैं फर्म की बात करूं, यहां पर फर्म, मैं फर्म की बात करने जा रहा हूं। देखो, फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, और सेकेंड होता है फ्रॉम अकाउंटिंग, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। देखो जी, ये दो चीज आ गया, देखना फर्म में। एक तो आ गया, अब मैं यहां समझाने क्या जा रहा हूं आप लोगों को, नो सेपरेट एंटिटी, इसको समझाने की बात मैं कर रहा हूं। देखो यहां पर नो सेपरेट एंटिटी। अरे भाई, किसके बारे में कह रहा है कि सेपरेट एंटिटी नहीं है? हम तो फर्म की बात कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप फर्म पर ये चल रहा सारा थ्योरी ना, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है, फर्म नो सेपरेट एंटिटी, ऐसा फीचर्स आपको बोला है कि नो सेपरेट एंटिटी, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू में, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू में क्या पॉइंट बोला गया यह समझना है। ए पार्टनरशिप फर्म, ए पार्टनरशिप फर्म इज नो सेपरेट पर्सन, ठीक है। नो सेपरेट पर्सन, सेपरेट पर्सन नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ।
अब क्लियर बोल दिया कि अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग चले, लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेपरेट एंटिटी नहीं है, यानी पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ए पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट पर्सन और एंटिटी एक ही चीज है भाई, देखना है एंटिटी, ठीक है। ए पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट पर्सन और एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तब, ये समझ लेना ठीक से आप लोग। अब क्या बोला गया यहां पर कि अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो बोलता है पार्टनरशिप फर्म इज नो सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। अगर लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, कानूनन हम लोग बात करें तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से अलग नहीं माना जाएगा, सेपरेट एग्जिस्टेंस, सेपरेट एंटिटी नहीं है वो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एंटिटी कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जा रहा है, यानी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जा रहा है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन। जब तक आप सेपरेट पर्सन नहीं मानोगे और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में यानी फर्म के कॉन्टेक्स्ट में अकाउंटिंग नहीं करोगे, तो फिर अकाउंट्स का जो गोल है कि टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फिर वहां नहीं पहुंच पाओगे। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म जो होता है वो सेपरेट पर्सन होता है, यही बोला जा रहा। देखो अब देखो यहां पर टू फर्म नेमली मेसर्स आनंद एंड मेसर्स अंकित। अब ठीक से समझो क्या लिखा जा रहा है, ये मेसर्स आनंद एंड मेसर्स अंकित themselves cannot form a firm। अब देखो कितना बढ़िया बात बोला गया, समझना ठीक से क्या बोल रहा है ये कि दो फर्म मिलकर, चूंकि लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म को एक पर्सन माना ही नहीं जा रहा, सेपरेट पर्सन नहीं माना जा रहा। देखो सेपरेट पर्सन नहीं माना गया यानी सेपरेट एंटिटी नहीं माना गया। तो अगर दो फर्म चाहेगा कि हम एक, अब चूंकि अगर अकाउंटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, फर्म को हम क्या कर रहे हैं, पर्सन कर रहे हैं, सेपरेट पर्सन है, यही हम लोग मान के चल रहे हैं, सेपरेट पर्सन है। लेकिन लॉ कर रहा है सेपरेट पर्सन नहीं है। तो क्या दो फर्म मिलकर ठीक है एक नया फर्म क्रिएट कर सकता है क्या, नया पार्टनरशिप फर्म बना सकता है क्या, ये क्वेश्चन है। कि दो फर्म है, एक मेसर्स आनंद के नाम से, एक है मेसर्स अंकित के नाम से, ये लोग एक नया पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहा है, क्या ऐसा संभव है, बना सकता है क्या? लॉ कहता नहीं बना सकता है। पार्टनरशिप फर्म कौन बना सकता है? एक इंडिविजुअल, ठीक है। यानी पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए इंडिविजुअल का होना जरूरी है, पर्सन का होना जरूरी है, इंडिविजुअल पर्सन यानी नेचुरल पर्सन का होना जरूरी है, जान लेना, नेचुरल पर्सन, तब जाकर आप बना सकते हो किसी भी पार्टनरशिप फर्म को। तो इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो यहां पर एक और पॉइंट आ गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। देखो अगर मान लो पार्टनरशिप इन केस कभी बंद करने की नौबत आ जाए, कभी बंद करने की, जो कि आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म को समाप्त करना है, बंद करना है, तो जितने भी लायबिलिटी वाले लोग आपके पास, जितने भी लायबिलिटी आप बैलेंस शीट में रखे हुए हो, बिजनेस में रखे हुए हो, जहां जहां से लायबिलिटी आप लिए हो, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जब फर्म बंद कर रहे हो तो कहां से पेमेंट करोगे? आपको एसेट्स बिजनेस का बेचना होगा और उसी से पेमेंट करना होगा। मान लो सारा एसेट्स को बेचकर आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं आ पा रहा है,
तो आप पेमेंट कहां से करोगे? आपका पर्सनल प्रॉपर्टी बिकेगा, जो भी आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, घर है, जमीन है, गाड़ी है, जो भी है, वो सब आपको बेचना पड़ेगा और बेच के फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगा पार्टनरशिप फर्म में वो अनलिमिटेड होगा, ये कह रहा है, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म आजकल बहुत कम चलता है। देखो आजकल लोग कंपनी के रूप में बिजनेस ज्यादा चलाते हैं जहां पर लायबिलिटी लिमिटेड होता है। लेकिन 2008 में एक नया यहां पर देखो पार्टनरशिप को लाया गया जिसको एलएलपी कहा जा रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी जो नया सेक्शन लाया गया पार्टनरशिप का 2008 में, उसमें कंपनी का ऑलमोस्ट जो है वो रूल्स रेगुलेशंस चलता है, इसलिए वहां पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है। देखो तो आज की वीडियो में पूरे फीचर्स पर मैंने डिस्कशन करने की कोशिश किया हूं। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यहां तक की थ्योरी आपकी क्लियर हुई होगी। जो इनके बचे हुए थ्योरी हैं कि डीड और डीड के कंटेंट क्या होंगे, आगे पार्टनरशिप जो होगा उसमें कितने मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो पार्टनर्स के मेंबर्स, पार्टनर्स की संख्या होगी, नंबर क्या होगा, तो मिनिमम तो 2 बता ही दिया गया, मैक्सिमम क्या है आप लोग भी जानते होंगे पहले से। वैसे मेरा काम है लिखना, बताना, फिर देखना, ठीक है। और क्या होगा, पार्टनर्स के काइंड क्या होंगे, कि कौन कौन किस तरह के पार्टनर होते हैं, इस पर हमने लेक्चर 2 जब बनाएंगे तो उसमें सारी थ्योरी जो बचे हुए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 3 से मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। आप बिना कट किए इस वीडियो को ठीक से देखना, कहीं भी कमी बेसी हो कमेंट जरूर करना, वीडियो को पूरी तरह से देखना। होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सबको जय हिंद, बाय।